नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आखिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती क्या है, उनकी रणनीति क्या है? आप जानते हैं, इस साल विधानसभा चुनाव में तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद ममता बनर्जी की निगाहें दिल्ली की गद्दी पर हैं और इसलिए वे बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटी हैं। पहले उन्होंने अपने पिछले दौरे में कांग्रेस के नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी, लेकिन अब वे कांग्रेस से भी समान दूरी बरत रही हैं। महज दूरी ही नहीं बल्कि लगातार हमले कर रही हैं, कांग्रेस के लोगों को तृणमूल कांग्रेस में शामिल कर रही हैं। इससे उनकी रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। अभी मुंबई दौरे में भी उन्होंने शिवसेना के नेताओं से मुलाकात की, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और वे कांग्रेस की आलोचना करने से भी नहीं चूक रहे हैं। इससे राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि आखिर ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स क्या है, वे चाहती क्या है? क्या वे कांग्रेस को छोड़कर गैर बीजेपी दलों को एकजुट कर कांग्रेस की जगह लेना चाहती हैं? और तमाम पर्यवेक्षकों का कहना है कि फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को छोड़कर किसी विपक्षी गठबंधन की कल्पना करना मौजूदा हालात में संभव नहीं है। आज चर्चा करूंगा इसी पे, ममता के दिल्ली और मुंबई दौरों की और उनकी रणनीति की। और पूरा देखिए आखिर तक रिपोर्ट। जंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को छोड़कर ही तमाम विपक्षी दलों को साथ लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से खदेड़ने का सपना देख रही हैं? ममता के हाल के बयानों, उनकी टिप्पणियों के बाद राजनीतिक हलकों में यही सवाल पैदा हो रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर ममता चाहती क्या है, उनकी रणनीति क्या है? क्या कांग्रेस के बिना कोई विपक्षी गठबंधन संभव है मौजूदा हालात में? इसके अपने अपने तर्क हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कम से कम 200 सीटों पर कांग्रेस ही अकेली ऐसी पार्टी है जो सीधे बीजेपी को टक्कर देती है। सीटें भले वो कितनी ही जीते, लेकिन अब तक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी वही है। तो ऐसे में उसको अलग रखकर गैर बीजेपी दलों का कोई गठबंधन फिलहाल संभव नहीं दिखता। लेकिन ममता बनर्जी की सोच अलग है। उनकी राय में कांग्रेस बीजेपी से मैदान में उतरकर मुकाबले में सक्षम नहीं है, इसलिए ममता ने खुद कमान संभाल ली है। दिल्ली जाकर कई कांग्रेस नेताओं को शामिल कर रही हैं, कीर्ति आज़ाद समेत दूसरे नेताओं को। गोवा जा रही है, गोवा में कांग्रेस के लोगों को शामिल कर रही हैं। पानी की तरफ पैसा बहाकर वहां पार्टी की लॉन्चिंग हुई और चुनावी रणनीतिकार पीके यानी प्रशांत किशोर भी इस काम में उनकी मदद कर रहे हैं, कांग्रेस नेताओं पर हमले कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कल एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुंबई में मुलाकात के बाद पत्रकारों के सवाल पर कहा कि कौन सी यूपीए, अब यूपीए कहाँ है? कोई यूपीए नहीं है, हमें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। हालांकि नेतृत्व के सवाल पर उनका कहना था कि फिलहाल इसका समय नहीं आया है, यह फैसला बाद में हो सकता है। फिलहाल बीजेपी को सत्ता से हटाने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए गैर बीजेपी दलों का एकजुट होना जरूरी है। लेकिन उसके बाद कपिल सिब्बल ने आज कहा कि कांग्रेस के बिना कोई यूपीए की आत्मा है। अगर कांग्रेस नहीं रही तो यूपीए बिना आत्मा के शरीर जैसी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने एक मजबूत विकल्प का जो आह्वान किया है, उसमें विपक्षी एकता, एकजुटता दिखाना जरूरी है और इसके लिए सबको एकजुट होना जरूरी है। जैसा कि ममता ने कल कहा था कि हम बैठकर मिलकर समान विचारधारा वाले दलों के साथ बातचीत कर, नेताओं के साथ बातचीत कर यह तय करेंगे कि एक नया गठबंधन कैसे बनाया जाए। उन्होंने
यूपीए को सीधे सीधे नकार दिया है। और ममता ने कहा कि हम चाहते हैं कि एकजुट विपक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा उस पार्टी के साथ नहीं किया जा सकता जो मैदान में उतरकर, सड़क पर उतरकर बीजेपी का मुकाबला करने की इच्छुक नहीं है। साफ है उनका निशाना सीधे कांग्रेस पर था। और उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना भी कहा कि अगर आप आधे समय विदेशों में रहेंगे तो आप भारत में राजनीति कैसे कर सकते हैं, आपको लगातार राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा रहना पड़ेगा। और कई नेता हाल के दिनों में कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसके बाद सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के रिश्तों में खटास आई है, इसलिए अपने पिछले दौरे में ममता बनर्जी ने सोनिया से मुलाकात नहीं की। यह एक हैरत वाली बात थी, क्योंकि अमूमन अपने हर दिल्ली दौरे में सोनिया गांधी से सद्भावना मुलाकात करती रही हैं। और पिछली बार पत्रकारों ने जब इस बारे में पूछा तो उनका कहना था कि आखिर ये कोई संवैधानिक मजबूरी तो है नहीं कि हर दिल्ली दौरे में सोनिया गांधी से मुलाकात करनी होगी। और इससे साफ है टीएमसी की मंशा, वह बीजेपी का मुकाबला करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को साथ लेके नहीं, कांग्रेस को अलग रख के और खुद को वह कांग्रेस की जगह स्थापित करना चाहती है। हालांकि इसमें भी कई सवाल हैं। फिलहाल बंगाल से बाहर तृणमूल कांग्रेस की कोई पैठ नहीं है खास। त्रिपुरा में वह पैठ बनाने की कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन बाकी राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में उसकी खास पैठ नहीं है। राजनीतिक जानकारों के एक गुट का कहना है कि ममता बनर्जी के लिए कांग्रेस की जगह लेना बहुत मुश्किल है तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस कैसी भी हो, कुछ भी हो, सीटें चाहे कितनी भी कम आए, देश के तमाम राज्यों में है, कई राज्यों में उसकी सरकार है। जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही है। वो भले गोवा और पंजाब और त्रिपुरा और असम में हाथ पांव मार रही हो, लेकिन वहाँ फिलहाल उसकी ज़्यादा संभावनाएं नज़र नहीं आती। और आज भी ममता ने वही कहा। उन्होंने कहा कि मोदी के बहाने इंदिरा गांधी का नाम लेकर पूर्व प्रधानमंत्री उन पर भी हमले किए। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर नेता थी, लेकिन लोगों तक आपातकाल का संदेश पहुंच गया था, इसलिए 1977 में उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन लोगों ने उन्हें माफ़ नहीं किया। ठीक इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेते हुए माफ़ी मांगी है, लेकिन यह संदेश पहुंच गया है और लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे। और प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि वो पार्टी के पास विपक्ष का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है। साफ है कांग्रेस पर हमला किया प्रशांत किशोर ने। उसी के जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि यूपीए कांग्रेस के बिना आत्मा की शरीर रह जाएगी। तो ये सब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की आपसी खुन्नस लगातार बढ़ रही है। और इस बीच ममता की रणनीति पर भी सवाल उठ रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस को अलग रखकर विपक्षी एकजुटता की ममता की मुहिम का कोई असर होगा, या पहले की तरह इस बार भी विपक्षी एकता की पूरी कवायद टाएं टाएं फिस होकर रह जाएगी। आगे क्या होता है मैं समय समय पर बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।